नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे भारत चीन के बीच तल्खी की, चीन के बीच तनातनी की। अपने आप को तानाशाह समझने वाले चीन को भारत ने करारा जवाब दिया तो चीन बातचीत की मेज पर पहुंच गया। आधुनिक हथियारों की होड़ में आगे निकलने वाले चीन को लगा कि भारत को घुड़की देंगे तो भारत अपनी जमीन खुशी खुशी दे देगा, लेकिन चीन यही गलती कर बैठा। उसे लगा कि बॉर्डर पर तनातनी बढ़ाकर भारत को दबा देंगे, लेकिन भारतीय सेना ने काला टॉप पर कब्जा कर बता दिया कि हम किसी से कम नहीं। एक तरफ सेना चीन को चुनौती दे रही है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर चीन की अर्थव्यवस्था पर चोट कर रही है। भारत से कमाई करने वाला चीन भारत को ही घुड़की देता है। जिसकी कमाई से चीन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, उसी भारत की जमीन को हड़पने की साजिश रचता है। लेकिन भारत चीन के हर मंसूबों पर पानी फेरने में लगा हुआ है। न तो चीन की LAC पर कुछ चल रही है और न ही भारत के अंदर उसका कारोबार चल पा रहा है। लोग चीन सामान का विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार लगातार 224 एप्लीकेशंस पर बैन लगाकर खरबों का कारोबार चौपट कर चुकी है। अब सवाल है कि चीन को लगातार चोट देने के उसका गुरूर क्या चीन का टूट जाएगा? क्या चीन चारों तरफ से घिरता जा रहा है? क्या भारत को कमजोर समझना चीन को भारी पड़ रहा है? इन तमाम विषयों पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत चीन के बीच तनातनी जारी है। बॉर्डर पर हालात खराब है। दोनों देशों की सेना LAC पर तैनात है। चीन की विस्तारवादी नीति से पूरा विश्व परेशान है। पड़ोसी देशों को नाक में दम करने वाला, सबको हेकड़े दिखाने वाला चीन का गुरूर भारत ने चकनाचूर किया है। चीन की विस्तारवादी नीति पर भारत ने चोट करते हुए काला टॉप पर कब्जा किया तो चोट खाया चीन बौखलाहट में पूर्वी लद्दाख में टैंक, हथियार और सेना तैनात कर तनाव को बढ़ा रहा है। भारतीय सेना भी चीन को करारा जवाब देते हुए पहले से ही अपनी सेना तैनात कर चुकी है। भारत भी ये बता रहा है कि भारत भी अब वो भारत नहीं जो अपना कदम पीछे कर ले। चारों तरफ से घिरा चीन अब बातचीत की मेज पर सीमा विवाद के मसले को सुलझाने के लिए व्याकुल है। भारत द्वारा डिजिटल स्ट्राइक और कूटनीतिक कुटाई के बाद चोट खाया चीन अब बातचीत की मेज पर मिल बैठकर मुद्दे को सुलझाना चाहता है। चीन को गुमान था कि वो भारत की धरती पर कब्जा करेगा और भारत देखता रहेगा। चीन का ये घमंड भारत की सूरमाओं ने चकनाचूर कर दिया। सेना ने बता दिया कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। हम कूटनीतिक कुटाई भी जानते हैं। हमारी सेना अपनी जमीन की रक्षा करना भी जानती है। हम दुश्मन देश को आर्थिक नुकसान भी कर सकते हैं। मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लद्दाख में बड़ा क्लियर कर दिया है कि फौज जो डिप्लॉयड है वहां पे लद्दाख के अंदर वो इसीलिए डिप्लॉयड है कि हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा और हिंदुस्तान की इंटेग्रिटी मेंटेन कर सके। LAC पर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आर्मी चीफ और एयर चीफ दोनों इस समय लद्दाख की विजिट पर हैं। दोनों ही अपनी अपनी सेनाओं का जायजा ले रहे हैं, उनकी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस का। और इसी बीच में ये मिलिट्री लेवल की जो टॉक्स हुई है, WNCC लेवल पे टॉक्स हुई है, शायद इसमें हल नहीं निकला, लेकिन हल निकालना ही पड़ेगा डिप्लोमेटिक लेवल पर या पॉलिटिकल लेवल पर। इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। चीन को लगता था कि हम भारत की संप्रभुता पर चोट करेंगे और भारत सब कुछ सहता रहेगा। भारत बॉर्डर पर भी मजबूती से चीन के सामने चट्टान की तरह खड़ा है। भारत चीन की अर्थव्यवस्था पर लगातार चोट कर रहा है। इसीलिए मोदी सरकार चीन पर लगातार डिजिटल स्ट्राइक कर रही है। चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं।
देश के लोग चीनी सामान खरीदने से कतरा रहे हैं। भारत को डंपिंग यार्ड समझने वाले चीन को भारत लगातार आर्थिक चोट पहुंचा रहा है। मोदी सरकार ने देश भर में पॉपुलर मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन पबजी पर बैन लगा दिया। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। चीन की अर्थव्यवस्था पर एक और ताबूत की कील ठोक दी। भारत में पबजी के एक्टिव यूजर्स की संख्या करीब 3.5 करोड़ है। इस गेम को 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। इससे हर साल अरबों की कमाई होती है। इससे पहले केंद्र सरकार 106 चीनी एप्लीकेशंस पर बैन कर चुकी है। एक महीना पहले भी 47 एप्लीकेशंस पर बैन लगाया गया था। इससे पहले सरकार ने टिकटॉक, यूजी ब्राउजर, हेलो और शेयरइट जैसे 59 एप्लीकेशंस को बैन किया था। सरकार ने साफ कहा है कि इन चीनी एप्लीकेशंस के सर्वर भारत के बाहर मौजूद है। इनके जरिए यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा था। इनसे देश की सुरक्षा और एकता को भी खतरा था। सरकार ने कहा है कि ये एप्लीकेशन भारत की संप्रभुता, रक्षा और राज्य की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे। इंडिया ने जो अभी स्पांगोर गैप के दोनों शोल्डर्स पे डोमिनेटिंग हाइट्स पे जो ऑक्यूपाई करा है वो हमारी साइड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है और इससे चाइना को काफ़ी असर हुआ है। और चाइना में अभी जब नेगोशिएशंस होंगी, जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल करेक्शन, जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल टॉक्स चल रहे हैं, उस पर अब हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चाइना के साथ बातचीत कर रहे हैं और करेंगे। और इससे अभी चाइना जो बोलेगी कि डिसएंगेजमेंट जो है वो पहले बोलती थी कंप्लीट हो गया है, अभी उसने बोलना है कि हमको स्टेटस को एंते चाहिए। ये चीन को बता देंगे कि आप कोई भी मीटिंग करने से पहले जो इस संदर्भ में है, जो संघर्ष के संदर्भ में है, जो चल रहा है, मतलब उसको आप जहां पे थे उस समय वहीं रहना पड़ेगा, तब आपकी बात बनेगी। मतलब आपने अगर किसी चीज पे इलीगल कब्जा किया है उस सबको नलीफाई करके आप अपनी सही स्थान पे आ जाइए, मीटिंग चाहे कितनी भी करा लीजिए। The EMEA briefing today was, I think, quite one of the best briefings that I would say, and the way out that they have given as far as this problem in Eastern Ladakh is concerned is absolutely the hammer on the nail. They've called for 3 things, and these are disengagement, de-escalation, and dialogue. चीन और चीनी कंपनियों को भारत से लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। कोरोना काल में भी अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती पर इतराने वाले चीन को भारत की तरफ से लगातार झटके लग रहे हैं, ताकि उसे ये पता लगे कि भारत जैसे पड़ोसी की जमीन पर कब्जा करने की गुस्ताखी करना कितना महंगा पड़ता है। एक तरफ मोदी सरकार तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने भी चीन को लेकर बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। चीन पर सख्त रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब चीन की कोई भी कंपनी सीधे उत्तर प्रदेश में किसी सरकारी प्रोजेक्ट में टेंडर नहीं डाल पाएगी। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों को प्रतिबंध कर लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने अपने सभी विभागों को इस प्रतिबंध को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि सरकारी खरीद में चीन समेत कुछ निश्चित देशों के बिल्डर्स और कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगाई गई है। अब सरकार इस मामले में एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसमें संबंधित देशों की कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चीन के साथ तनाव के बीच इससे पहले भी राज्य सरकार ने कुछ चीनी कंपनियों के टेंडर को रद्द कर दिया था। चीन अपने आप को विश्व का सबसे ताकतवर देश मानने लगा है। उसे लगता है कि हम कुछ भी करेंगे और विश्व के सभी देश देखते रहेंगे। लेकिन भारत ने साफ कहा है कि वो अपनी 1 इंच जमीन को किसी को नहीं देगा। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तब दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में भारत और चीन दोनों परमाणु हथियारों से लैस है। 58 सालों बाद भारत और चीन सैन्य शक्ति के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। दोनों देशों की सेना दुनिया की बड़ी और मजबूत सेनाओं में से एक मानी जाती है। इसीलिए चीन को मुगालते में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं। अब भारत पर जो भी आंख दिखाएगा उसे करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज बात करेंगे भारत चीन के बीच तल्खी की, चीन के बीच तनातनी की, और अपने आप को तानाशाह समझने वाले चीन को भारत ने करारा जवाब दिया। तो चीन बातचीत की मेज पर कैसे आ गया, और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि एक तरफ बातचीत की मेज पर आ जाता है चीन, तो दूसरी तरफ घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, और तीसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि चीन उस जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत लगातार इस बात को कह रहा है कि आप पहले की स्थिति में वापस आए, उसके बाद आप बात करिए। लेकिन बावजूद इसके जो चीन है वो विस्तारवादी नीति से बाज आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम तफसील से इस पर चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे, क्योंकि भारत लगातार डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है चीन पर और आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भारत की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उसका चीन पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, उसकी भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जीडी श्रीवास्तव जी हैं, अर्थशास्त्री है। जीडी श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। मुकेश मोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी अर्थशास्त्री है। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ अजय प्रकाश जी जुड़े हैं, आप भी इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर सर, आपसे ही मैं सबसे पहले इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जो चीन है उसकी विस्तारवादी नीति से न सिर्फ भारत बल्कि तमाम और देश भी परेशान है। हमने देखा हाल ही में किस तरह से अब चीन एक तरफ बातचीत की मेज पर आने को तैयार हो जाता है, यानी कि वो गुहार लगाता है कि भारत के साथ बातचीत हो, तो दूसरी तरफ घुसपैठ की भी लगातार कोशिश की जाती है। पिछले कुछ दिनों में लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। भारतीय सेना उन तमाम घुसपैठ की कोशिशियों को नाकाम कर रही है। ये न सिर्फ चीन की चालाकी बल्कि उसके दोहरे चरित्र को दिखाता है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जो पिछले हफ्ते डेवलपमेंट्स हुए हैं उनसे चीन ने बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं। अभी आप देखिए कि चीन की तरफ से जिस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं, उनसे ये लगता है कि चीन डेस्परेट है और नेगोशिएट करने के लिए। आपने अभी देखा जो SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी 3 या 4 रिक्वेस्ट चीनी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को आई, लेकिन उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। तो जिस तरह का अग्रेसिव डिफेंस भारत ने अपनाया है या जिस तरह की मस्कुलर नेशनलिज्म भारत ने अपनाई है, ये हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्योंकि देखिए, चीन का ये रवैया था या उसकी ये रीडिंग थी भारत के बारे में कि वो कितना भी इंट्रूजन कर ले, कितनी भी इस तरह की जो सलामी स्लाइसिंग है वो कर ले या किसी भी एरिया में घुस के आके बैठ जाए, भारत शायद कोई एक्शन नहीं लेगा। तो इस चीज को बिल्कुल गलत किया है। और भारत का जो प्रो एक्टिव जो मेजर है, जैसे आपने देखा जो ब्लैक टॉप है या जो स्पांगुर गैप को जो हाइट्स ओवरलुक करती हैं, जी। हेलमेट फीचर है, मगर है, या इस तरह के जो फीचर्स हैं, वहां बैठना भारतीय सेना के लिए चीन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। क्योंकि उसका जो मेन कैंटोनमेंट है, जो उसका जो मेन बेस है मोल्डो में, जहां एक बटालियन हेडक्वार्टर और उसके पास ही एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, उस पे अब भारत ऑब्जर्वेशन से, फायर से और किसी भी तरह से जो एम्ड या जो कैलिब्रेटेड या जो दूसरे किस्म के फायर हैं उसको ला सकता है। तो इससे चीन की चिंता काफी बड़ी है और उसको ये पता लग गया है कि भारत की जो तैयारी है वो बड़ी आला दर्जे की है और अब वो कोई कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन नहीं लेगा, अब वो सीक्वेंशियल एक्शन लेगा। बिल्कुल, चीन की बेचैनी तो लगातार बढ़ी हुई है, लेकिन श्रीवास्तव साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि चीन की बेचैनी क्या इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक के बाद एक आर्थिक चोट कहीं ना कहीं दी जा रही है, भारत की तरफ से आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में हमने देखा कि PUBG समेत 118 चीनी एप्लीकेशंस पर बैन लगाया गया और तर्क ये कि भारत वासियों का जो डेटा है वो चोरी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर जा रही है, जो कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। तो लिहाजा आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या एक ये भी बेचैनी का कारण है क्या? देखिए, अगर आप याद करें तब जब चाइना से 15 जून को फेस ऑफ हुआ था, उसके बाद ही हम लोगों के यहाँ से
ये निर्णय लिया गया था कि 58 ऐप्स को बैन किए गए थे। उसके अंदर बहुत हैं, टिकटॉक वगैरह बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, और आज की तारीख में 118 ऐप्स बैन किए जा चुके हैं। ये तो जहां तक ऐप्स का सवाल था। दूसरा स्टेप जो लिया गया है, मैं अभी की बात कर रहा हूं, कि जो टॉय इंडस्ट्री है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने वहां से जो इंपोर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर ड्यूटीज भी बढ़ाई हैं। तीसरा आपने स्टेप जो अभी लिया है, जिसको मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, कि जो भी टॉयज इंडिया में आते थे वो 80% के लगभग चाइना से आते थे। लेकिन सबसे परेशानी इस बात की थी कि उन प्रोडक्ट्स में किसी भी क्वालिटी, सेफ्टी या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का कोई भी ख्याल नहीं लिया जाता था। तो ये बहुत ही चिंता का विषय था, और इसकी वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट आते थे वो अच्छे क्वालिटी के नहीं हुआ करते थे। हम उनको सस्ता जरूर पाते थे, लेकिन वो क्या सुरक्षित थे, ये बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट रहा है। ये तो हो गए 3 एस्पेक्ट जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं जी। दूसरी बात ये है कि जो आपने जो ऐप्स को बैन किया है, इसके 3-4 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। चलिए उन कारणों पर भी हम आएंगे, लेकिन जो आपने अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय जो उठाया है, लोकल के लिए वोकल बनिए, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी कहा था कि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जो खिलौनों को आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा कारोबार है सर, 5 लाख करोड़ का ये कारोबार है तकरीबन, और ऐसे में जाहिर तौर पे इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए या फिर लोकल के लिए वोकल बनने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। सवाल इस बात को लेकर है मुकेश मोहन गुप्ता जी कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए ये कितना बेहतर मौका है। एक तरफ हम चीनी जो सामान है उस पर प्रतिबंध लगाते हैं, भारतवासी उसका बहिष्कार करते हैं, उसको खरीदने से परहेज करते हैं, और जो भारत में बना हुआ सामान है उसको आगे बढ़ाने की बात की जाती है। और ऐसे में अब एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना या इस तरह के जो कारोबार है उनको बढ़ावा देना, ये कितना महत्वपूर्ण है इस वक्त। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। ठीक है, ये सवाल दरअसल मेरा अजय प्रकाश जी आपसे है, कितना महत्वपूर्ण इस वक्त आप समझते हैं? थोड़ा सा सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। देखिए, किसी प्रकार का जो बैन है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमको जब आत्मनिर्भर होना है तो आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम इस चीज को रियलाइज कर सकें कि हमको प्रोडक्शन खुद करना है। हम प्रोडक्शन अगर खुद करने में इसलिए असमर्थ हो रहे हैं क्योंकि जैसे आज एक सोशल मीडिया भी है, ज्यादातर जितने गेम्स होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, वो भी किसी न किसी तरह से डिजिटाइज हो गया है। और भारत में ज्यादातर लोग हर वक्त अपने फोन से ही लगे हुए थे, उसी से जुड़े हुए थे, तो किसी भी तरह की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग वो सारी की सारी फोन से हो रही थी। और चाइना के लिए बहुत आसान हो गया था कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही आराम से भारतीयों में, और भारतीयों में नहीं पूरे की पूरी दुनिया में आराम से प्रमोट कर ले, क्योंकि ज्यादातर जो टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, और इनके जो पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना का है। अभी आपको कुछ समय पहले ये भी सुना होगा कि अमेरिका में हुआवेई एक कंपनी है, उसके साथ भी इसी तरीके के बहुत सारे इश्यूज आए, और उसके साथ जो इश्यूज आए उन इश्यूज में ये आया, उन्होंने कहा कि अब हम हुआवेई को जो है अमेरिका में नहीं ऑपरेट करने देंगे। ना ऑपरेट करने देने की वजह यही थी कि जो हुआवेई का इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ साथ में जो उसका सॉफ्टवेयर आ रहा है वो सॉफ्टवेयर ही चाइना का है। तो अमेरिका का ज्यादातर डेटा ऐसा महसूस हुआ अमेरिका को कि वो चाइना के हाथ में चला गया है। और आजकल अगर बिजनेस करनी है तो बैकएंड पे आपको जो है वो आप किसी का भी डेटा चाहिए, और उस डेटा के साथ साथ आप बहुत आराम से बिजनेस कर सकते हैं। तो इसलिए चाइना के हाथ में
पूरे की पूरी दुनिया का बिजनेस एक तरह से आ गया। वो जो एक समय में धीरू भाई अंबानी जी ने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो शायद चाइना ने सुन लिया था और वो कर रहा था। अब हमने जब ये ऐप्स बैन किए तो हमारी बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो अभी मैंने कहा, जब हम ऐप्स बैन कर रहे हैं तो हम भारत को दीवारों से नहीं, हम एक दीवार बना रहे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंटरनेट की वजह से है, जो कंप्यूटर की वजह से है, और आज सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है। तो ऐप्स को बैन करना अपने आप में बहुत जरूरी है। और एक बात और इससे कहना चाहूंगा, जब हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ने अपने आप को कैसे तैयार किया, क्योंकि लोग कहेंगे आपका भारत की बात कर रहे हैं, चाइना में भी तो ऐसे ही हो रहा होगा और हम भी तो चाइना में मार्केट कर सकते हैं अपना सामान। चाइना ने अपनी वॉल्स पहले ही बना रखी थी, उसने पूरी तरह से चाइना में किसी तरह का इंटरनेट आने नहीं दिया और इंटरनेट से उसने रेस्ट्रिक्शंस रखे। उसने इतना ही नहीं किया, उसने ये भी किया, उसने फेसबुक जैसे सॉफ्टवेयर को अपने यहाँ अपने लोगों के लिए बना लिया और उसी के तहत आज ज्यादातर काम हम लोग फेसबुक के थ्रू ही कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी कंपनी जो है उसी के पास ज्यादातर ऐप्स है। तो उसने अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी भाषा पर भी जो है कंट्रोल रखा। तो सारे का सारा जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक वैल्यू है, वो चाइना के पास रही। भारत को इस स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के मेजर अवश्य ही उठाने चाहिए और उसने सही समय पर उठाए हैं, शायद थोड़े और पहले भी हो सकते। देखा गया है और ऐसे में भारत ने भी वहां पर अपनी सैन्य शक्ति को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई क्या है, ये हालात हम पिछले कई महीनों से सर देख रहे हैं, लेकिन अब जो हालात है और ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? अब देखिए, जिस तरह का तनाव लद्दाख में था और जिस तरह के हालात वहां पैदा हो गए हैं, तो दोनों देशों की सेनाओं ने पूरी तैयारी के साथ अपना जो फॉरवर्ड पोस्चर है उसको अख्तियार किया है। चीन ने भी, देखिए आप, जो उसके बेसेस हैं, जो उसकी आर्टिलरी है, उसको करीब 20-30 किलोमीटर पीछे उसको तैनात किया है। खबरें इस तरह की भी हैं कि उसने जो अपने मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको स्टेज फॉरवर्ड किया है। हालांकि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको आर्म नहीं किया है, लेकिन उनको स्टेज फॉरवर्ड किया है। तो दोनों सेनाएं पूर्ण रूप से तैयार हैं और जिस तरह का अग्रेसिव डिफेंस भारत ने अभी अख्तियार किया है, चाइना उससे काफी सरप्राइज है। और देखिए, करीब 2 या 3 डिविजन्स भारत ने भी अपनी आगे बढ़ा दी हैं। और अभी खबर ये भी मिली थी कि एसएसबी और आईटीबीपी के जो पोस्ट हैं उनको भी काफी रीइंफोर्स किया गया है। तो चीन हमारी जो तैयारी है उसको देख के काफी चिंतित है। और जिस तरह से जो हमारी यंग लीडरशिप है, या देखिए जो हमारी आर्मी है वो चीन की आर्मी से कहीं बेहतर है। चीन की जो आर्मी है वो कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी है, वो एक तरह से बंधुआ फौज है। वहां क्या होता है, 2 या 4 साल के लिए लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता है। हमारे यहाँ सेना में देखिए लोग एक जज्बे से आते हैं, क्योंकि जो आर्मी की जो लाइफ है या वो कोई जॉब या प्रोफेशन नहीं है, वो एक इन्वॉल्वमेंट है जी। अगर आप चीन की तरफ देखें, आप वहां के जो हमारी सेना है वो 24/7 365 डेज बॉर्डर पे रहती है। वो बैटल हार्डन्ड आर्मी है। चाइना में आप देखिए कि वो क्या करते हैं कि जो आपके बेसेस हैं पीछे, वहां से लाके जो आपके फॉरवर्ड बेसेस हैं उनको रीइंफोर्स करते हैं। उनकी आर्मी में आप ये देखिए कोई बैटल इनॉकुलेशन नहीं हुआ है। तो जो कॉन्स्क्रिप्शन आर्मी है उसको बैटल इनॉकुलेशन करने के लिए, या उन जवानों को या उन सैनिकों को ये फील देने के लिए कि युद्ध कैसा होता है, क्योंकि देखिए चीन ने 1979 के बाद कोई युद्ध देखा नहीं है और वहां भी उसकी शिकस्त हुई थी। वियतनाम जैसे छोटे देश ने चीन को घुटनों पे ला दिया था और चीन ने अपना फेस बचाने के लिए यूनिलैटरल ये सीजफायर किया था। तो हमारी आर्मी माउंटेन वॉरफेयर में बहुत सुदृढ़ है, बैटल हार्डन्ड है। और जिस तरह की जो अभी ट्रुप डिप्लॉयमेंट हुआ है, जैसे जो एसएसबी हैं, जो हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं, क्यों लद्दाख स्काउट्स हैं, इस तरह के जो पलटने हैं वो माहिर हैं माउंटेन वॉरफेयर में, जिन्हें माउंटेन गोट कहा जाता है, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं। उनके लिए कोई एक्लिमेटाइजेशन की जरूरत नहीं है, कोई एरिया फेमिलराइजेशन की जरूरत नहीं है। वो सन ऑफ सॉइल है
और उनके अंदर ये जुनून है, ये जज्बा है दुश्मन को उखाड़ फेंकने का, क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि कोई उनकी सरजमीन और ये हर बात देखने के लिए मिलता है सर, क्योंकि हमारी सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है और किस जज्बे के साथ, किस जुनून के साथ जो हमारे सेना के जवान हैं वो खड़े रहते हैं और किस मुस्तैदी के साथ देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, ये देखने के लिए तो मिलता ही है। और साथ ही वक्त वक्त पर किस तरह से जवाब दिया जाता है, ये भी अपने आप में एक वाकई ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा गर्व महसूस करवाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मेरा जीपी श्रीवास्तव जी आपसे है, क्योंकि जिस तरह से सैनिक तो अपना फर्ज बेहतर तरीके से निभा रहे हैं, सरकार भी बेहतर तरीके से निभाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, और किस तरह से फैसले लिए जा रही हैं, क्योंकि अगर किसी देश को कमजोर करना है तो सीधे आर्थिक तौर पर कमजोर करिए, वो देश अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। और आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए सर जो अभी तक फैसले लिए गए, चीनी एप्लीकेशंस को बैन करना, उसके बाद लोकल के लिए वोकल बनने की जो एक अभियान छेड़ रखा है उसको और ज्यादा बल देना, और इसके साथ ही कई कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए गए। इससे पहले हमने देखा कि केंद्र सरकार ने तो कई कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया ही, तमाम और राज्य सरकार भी किस तरह से बेहतर तरीके से चीन को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है, ये भी हमने देखा सर। हाल ही में यूपी सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि जो चीनी कंपनियां हैं वो कोई सरकारी टेंडर नहीं ले पाएंगी बिना रजिस्टर्ड कराए। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, ये जो जवाब दिया जा रहा है भारत की तरफ से, ये चीन को आर्थिक तौर पर कितना पीछे धकेल रहा है? देखिए, चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो हमसे कई गुना बड़ी है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो उनके स्ट्रक्चर में 1 या 1.5% के लगभग ही है। तो हम अगर ये सोच रहे हैं कि इससे उनके ऊपर बहुत ही बड़ा फर्क पड़ेगा टोटल ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए, तो शायद ये थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आपने एक स्टेप लिया है जिसका उसके ऊपर उनको बहुत ही बड़ा इफेक्ट हुआ है। उन्होंने ये देखा है कि इंडिया जो है अभी आई टू आई फेस कर रहा है, और जो माइंड गेम चाइना खेलता है उसके अंदर इंडिया बिल्कुल भी ज्यादा दबाव में नहीं आ रहा है। जहां तक आर्थिक पहलू का सवाल है, ऑब्वियसली चाइना जो है वो विश्व में सारे कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर सब जगह इस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम पॉजिटिव वे में देखते हैं। इंडिया के इकोनॉमिक सैंक्शंस आप कह लीजिए, इकोनॉमिक ओवर एक्शन से कह लीजिए, चाइना निश्चित रूप से प्रभावित हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। हमें जब अपना इंटरेस्ट देखना, तो आपने जैसे शुरू में कहा नेहा जी कि एमएसएमई सेक्टर को गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा लोकल फॉर वोकल के थ्रू आपने बहुत ही ज्यादा इम्फेसिस किया है। अब अभी पिछले संडे को ही प्रधानमंत्री जी ने जब बोला अपने एड्रेस में कि भाई 7 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट है विश्व के अंदर, इसके अंदर इंडिया की भागीदारी कितनी है? 0.5%। तो मार्केट तो बहुत ही बड़ा है। और हमने क्या किया है कि आज जो सिचुएशन है वो ये है कि फिजिकल टॉयज से हट करके आप डिजिटल टॉयज की तरफ जा चुके हैं। तो हमें क्या करना है, हम अपने चर्चा को सीमित करते हुए प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखते हैं तो हमें जो पहले हमारी फिजिकल टॉयज रही हैं इसके एडवांटेजेस को जो है हमें प्रमोट करना होगा, प्रोपोगेट करना होगा, और हमें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, गुणवत्ता और मॉडर्निटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी। इससे हमें जो विश्व के अंदर जो ये व्यापार है उसके अंदर हमें भाग मिलेगा। और अगर हम उसके अंदर एंट्री कर सके तो बजाय इसके 70-80% हम वहां बाहर से इंपोर्ट करें, अच्छा तो ये होगा कि उसको हम जितना कम कर सके नेग्लिजिबल करके दूसरे कंट्रीज में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। इसका हमारे ऊपर, इस उद्योग के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं डिजिटल के बारे में बात करना चाहूंगा। एप्स की जो बात हो रही है, आफ्टर ऑल देखिए आईटी सेक्टर जो है इंडिया का वो पूरे विश्व को कैटर कर रहा है। अगर विश्व को ये कैटर कर रहा है
तो डिजिटल सेक्टर में ये क्यों नहीं आगे बढ़ सकता है? उसका रीजन क्या है कि इसके बारे में अभी लोगों ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। और अपने आप को अगर आज हम रीअलाइन कर सकते हैं तो जो एप्स बाहर से बन के आ रहे हैं वो हम इंडिया में भी बना सकते हैं। अब जो भारत है ये न्यू इंडिया है, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है और लगातार दिया भी जा रहा है। अजय प्रकाश जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले जीपी श्रीवास्तव जी कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था चीन की एक बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें भी सर कोई दो राय नहीं है कि चीन भारत में एक बड़ा अपना बाजार देखता है। अगर चीन के तमाम सामान पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उस पर डिजिटल स्ट्राइक की जाती है, उसके तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर रखे थे वो रद्द कर दिए जाते हैं, तमाम जो टेंडर चीन की कंपनियां लेती थी उस पर रोक लगा दी जाती है। अगर आर्थिक तौर पर भारत की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो सर ऐसा तो नहीं है कि बहुत हद तक और बहुत कम उस पर प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो उस पर पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि भारत में बहुत ज्यादा स्तर पे अब चीन के सामानों का इस्तेमाल होने लगा था। जी देखिए, ऐसा है कि भारत निरंतर चीन के सामानों का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसा नहीं है कि भारत ही उसके लिए एक मार्केट है, उसके लिए और भी कई ऐसे मार्केट हैं पूरी दुनिया में। उसने खाली मार्केट ही नहीं बनाए हैं, उसने अपनी कॉलोनीज बना ली हैं। तो उसने अपनी जिन कॉलोनीज को बनाया, जैसे अफ्रीका है, आज आप देखिएगा 10 साल बाद आपको अफ्रीका उसकी कॉलोनी मिलेगी। उसने वहाँ के ऊपर जाके ब्रिजेस बनाए हैं, उसने वहाँ पे पोर्ट्स बनाए हैं, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। ये कुछ उसी तरीके की नीति है जैसे पहली हमने देखी पिछले 50-70 सालों में और भी तो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस प्रकार की नीतियां देखी, तो वो वहां पे कंट्रोल कर रहा है। अभी भारत में उसका कंट्रोल नहीं आया था, लेकिन आप देखिए ऐप बैन करने के जस्ट 2 दिन पहले ही HDFC जैसे बैंक में भी जो है चाइना की कुछ कंपनियों ने जो है वो कंट्रोल कर लिया था, और कुछ कंट्रोल ना सही लेकिन उन्होंने कुछ खरीदारी करी थी, कुछ हिस्सेदारी बनाई थी, वो भारत से जो है मना करी गई और हम लोगों ने उसके अगेंस्ट रेफ्यूज किया, मना किया। तो चाइना जो है वो हर तरीके से इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। भारत जो हम लोग इस वक्त भारत की तरफ ज्यादा ध्यान दें बजाय इसके कि चाइना क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दें। हम लोग अक्सर जैसे बात करते हैं, अभी श्रीवास्तव जी की बात कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, डिबेट है, हम श्रीवास्तव जी की बात से थोड़ा सा यहाँ पे डिफर करते हैं कि इंडिया जो है वो एक IT हब है या IT क्रिएटर है, वैल्यू एडर है। इंडिया सन 2000 से लेकर 2005 तक के एक अच्छा वैल्यू एडर था, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अमेरिका ने खुद ही इस वैल्यू को ऐड करना स्वतः शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं है, आज जो है देशों की बाउंड्री से नहीं फर्क पड़ता है, बल्कि इस चीज से फर्क पड़ता है कि एक कंपनी के लिए काम कौन कर रहा है। तो हो सकता है कोई भारत में भी बैठा हुआ अमेरिका में काम कर रहा हो और अमेरिका में बैठा हुआ भी कोई भारत के लिए काम कर रहा हो, और वैल्यू जो है वो अमेरिका में ऐड हो रही है, और वो ऐसा ही रहा है। चाइना ने इसी तरीके से अपनी तरफ ये पूरे की पूरी वैल्यू ऐड करना शुरू कर दी है। चाइना ने क्या किया है, वो जिस तरीके की सॉफ्टवेयर चाहता है, जिस तरह की मार्केटिंग चाहता है, वो कर रहा है। दुनिया सबसे बड़ा रिटेल सेलर इस वक्त अलीबाबा है, और अलीबाबा जब बेचता है तो वो पूरी दुनिया को बेच रहा है, और वो होलसेल में नहीं बेच रहा है। तो मेरा कहना ये, चाइना ने अपने आप को पूरी तरह से जो उसका नेटवर्क है वो हर तरीके से फैला कर रहा है। इनका तो ध्यान से देना है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करे, और अब पॉलिसी बनाने का समय नहीं रहा है, अब पॉलिसी को सामने दिखाने का समय आ गया है। बहुत समय हो पॉलिसी बनाते बनाते, भारत जब तक पॉलिसी में एक्शन नहीं लाएगा, भारत उसके प्रोडक्शन नहीं करेगा, भारत अपने जो है वो एक्सपोर्ट को इम्पोर्ट से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। चलिए, ये बहुत अहम सवाल है कि हम चीन के सामान पर प्रतिबंध तो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी मांग है उसकी पूर्ति कैसे होगी? क्या भारत में इतनी मैन्युफैक्चरिंग होगी? क्या इतना प्रोडक्शन हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो वो कैसे, और उसके लिए किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा ब्रिगेडियर सर साहब आपसे है, क्योंकि अगर अभी हम देखें तो जो मौजूदा स्थिति है, भारत ने काला टॉप पर कब्जा जमाकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर दी है कि देखिए अब 1962 वाला भारत अगर आप आंक कर रखेंगे और ये सोचेंगे कि अब ये 1962 वाला भारत है, तो आप मुगालते में हैं, क्योंकि ये भारत अब न्यू इंडिया है और ईंट का जवाब पत्थर से देने का मादा रखता है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, चीन, लोगों में एक भ्रांति है कि साहब चीन की जो सेना है वो करीब 23 लाख है और हमारी करीब 13-14 लाख सेना है, तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में हम पीछे हैं। नेवी, यस, मैं मानता हूं कि उसकी नेवी काफी एडवांस है, लेकिन क्योंकि उसने इतने फ्रंट खोल दिए हैं, क्योंकि देखिए एयरफोर्स को लीजिए आप, पहले जो अनुमान किया जाता था कि चीन करीब 20 स्क्वाड्रन हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। आज की तारीख में या जो आज के इवेंट्स हैं, आज देखिए ताइवान के साथ जो उसका स्टैंड ऑफ हुआ है, उसमें उसने इतने फ्रंट खोल दिए हैं कि उसके जो 20 स्क्वाड्रन है उसमें यह भी अब क्षमता नहीं रही है कि वो 20 स्क्वाड्रन भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। रही बात उसकी सेना की, उसको देखिए कुछ सैनिक आपको बाकी जो फ्रंट्स उसने खोल रखे हैं वहां उसको डिप्लॉय करने पड़ेंगे। जो बाकी उसकी जो सीपीसी या इस तरह की जो चाइना में बाकी और कमिटमेंट्स हैं, पाकिस्तान में है, वो उसको पूरे करने पड़ेंगे। तो जो क्वांटिटी वाइज उसको जो एज था या कॉम्बैट एज था वो नेगेट हो गया है। दूसरी चीज देखिए, पूरे बैनुल अक़वामी तौर पे या पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी उसको सपोर्ट कहीं से नहीं है। उसको सपोर्ट कहाँ से है? पाकिस्तान जो बिल्कुल एक फेल्ड स्टेट है, बिल्कुल इट इज लाइक ए डेड हॉर्स। टर्की इस तरह से उसको या नॉर्थ कोरिया, तो ये कोई बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ा भूचाल इस जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशन या समीकरण में नहीं ला सकते हैं। तो भारत की जो स्थिति है, आप ये देखिए, जो हमारी एयरफोर्स है वो इट इज ऑन ए हायर प्लेटफॉर्म विद देम। दूसरी चीज आप ये देखिए कि जिस तरह की हमारी जो फॉर्मेशंस हैं, देखिए कारगिल के बाद जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी उसने ये रिकमेंडेशन दी थी, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि आपका असली दुश्मन चीन है और इधर पाकिस्तान नहीं है। तो उस पर अमल करते हुए, हालांकि भारत थोड़ा देर आया लेकिन दुरुस्त आया बिल्कुल। उसने जो दो फॉर्मेशंस हैं, 14 कोर जहां ये आजकल हरकत हो रही है, और 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन हुआ। तो 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर से आपका पूरा जो ईस्टर्न इंडिया है वो कवर हो जाता है, और 14 कोर जो पूरा जो ईस्टर्न लद्दाख को या लद्दाख रीजन को देख रही है। तो ये दो फॉर्मेशंस पहले नहीं हुआ करती थी सन 62 में। तो इनका जो गठन होने से, और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अगर हमारे सारे यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस को आप इकट्ठा कर लें, तो हमारी जो यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो चीन की सेना से कहीं ज्यादा है। और जिस तरह का जज्बा भारतीय लोगों में है, क्योंकि सन 71 में मैं एक बड़ा छोटा बालक हुआ करता था, मेरे फादर भी फौज में थे, मुझे खूब याद है कि लेडीज ने अपने हाथ से कड़े उतार के, अपने हाथ से अंगूठियां उतार के, अपने कानों से बुंदे उतार के, रेलवे स्टेशन पे लोग झोला लेके खड़े होते थे और वो दान कर दिए थे। बिल्कुल। तो ये वो धरती है, ये वो भारत है जहां अगर युद्ध की स्थिति आती है, खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति आती है तो माताएं, बहनें और जितने नौजवान हैं वो अपनी परवाह नहीं करेंगे, वो खाली देश की परवाह करेंगे। और चीन को उसने हमारी ताकत का अंदाजा लगाया था, हमारे हौसलों का नहीं। और भारत इसके लिए फेमस है। आप ये देखिए, अलेक्जेंडर जब आया, बिल्कुल, तो इतने वीर योद्धा थे कि उसको वहां से वापस जाना पड़ा। और एक शायर ने कहा था कि सिकंदर की शमशीर झुका दी भारत के फौलाद ने। तो भारत के अंदर वो माता है। ये तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से और भारत की सरकार की तरफ से कई अहम फैसले और कड़े और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं कि चीनी सामान पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, चीनी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रद्द कर दिया जाए। लेकिन सर, सवाल इस बात को लेकर भी है कि मांग तो उतनी ही है, पूर्ति कैसे होगी? कैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाएगी? कैसे उसकी प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा? देखिए, आपको अपनी डिमांड्स को दो भागों में डिवाइड करना होगा। एक तो होता है जिसे हम इकोनॉमिक टर्म्स बोलते हैं कॉन्स्पियस कंजम्पशन। कॉन्स्पियस कंजम्पशन का मतलब हो गया कि जिनके बिना हमारा गुजारा रुक जाए, ऐसा नहीं है। दूसरा है एसेंशियल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। हमें उसके लिए देखिए, ऐसा तो नहीं है कि चीन ही एक सोर्स ऑफ सप्लाई है। अगर कल को हमारे रिश्ते उनसे ठीक नहीं होते हैं तो हमारी जो लीडरशिप है उसने इतने
हमें तारीफ करनी चाहिए डिफेंस फोर्सेस के साथ, जिन्होंने हमको आज इस कॉन्फिडेंस लेवल पे रखा है। दूसरी हमारी लीडरशिप ने भी हमें ये रखा है कि देखिए, दुनिया में दूसरे अल्टरनेटिव आपको हरदम तैयार रखने हैं, और आपके जो रिक्वायरमेंट है वो ठीक है, थोड़ी असुविधा जरूर होगी, लेकिन असंभव नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। अगर आपको जिस तरह से, मैं खास तौर से एमएसएमई सेक्टर के ऊपर बात करना चाहूंगा, जितने कम समय में जितना जल्दी वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, वो शायद दूसरा सेक्टर नहीं कर सकता है, और इसका हम फायदा उठा सकते हैं। हमें आज जो चीजें हम मान लीजिए इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट है, चाइना जिसको आप बोलते हैं, वो डिपेंडेंस नहीं है, वो कन्वीनियंस ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है। और अगर हमें थोड़ा ज्यादा भी प्राइस आज के समय में देना पड़े, लेकिन वो चीजें दूसरी जगह से लाई जा सकती हैं फॉर द टाइम। सवाल इस बात को लेकर ही है कि हम दूसरी जगह से भी क्यों लेके आए, क्यों नहीं हम अपने भारत में ही प्रोडक्शन कराएं? मैं उसी चीज, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ऐसा नहीं है सर? नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं कि जब आपने ये सवाल पूछा, तो अगर आपकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट, आप एकदम से शटर डाउन नहीं कर सकते हैं, उसको आप कहीं से उसको सोर्स कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा जरूरी स्टेप है कि जो मैं एमएसएमई की बात कर रहा था, दूसरा सेक्टर है, हम अपनी कंट्री की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं, हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, हम अपनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को बढ़ा करके अपने आप को खुद क्यों ना ग्लोबल पोजीशन में रखें। आज आप देखिए, इंडिया जो है एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन हो गया, जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आना शुरू कर रहे हैं। अगर हमारे पास वो आ रहे हैं, तो हमारी खुद की कैपेसिटी बढ़ेगी, हम उतने उस सिचुएशन में पहुंच सकते हैं कि बजाय हम उनको इंपोर्ट करने के, हम एक्सपोर्ट भी तो करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम करेंगे, हमारे पास कॉम्पिटेंसी की कमी, स्किल की कमी नहीं है, हमें एक अपॉर्चुनिटी और इन्वायरमेंट की जरूरत है। ठीक है, देखिए, अगर एक सवाल का जवाब अजय प्रकाश जी से ले लेते हैं। जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं जीपी श्रीवास्तव जी, वो अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी और किस तरह से हम उसको पा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएं अजय जी। देखिए, वो जो अपॉर्चुनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारी एजुकेशन की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हालांकि भारत ने भी एक नई एजुकेशन पॉलिसी भी जो है इस वक्त डिवाइस करी है और हम ला रहे हैं, और हमने इस चीज के ऊपर भी बहुत जोर दिया है कि हमारी जो शिक्षा है वो इस तरफ जाए कि वो रोजगार परक हो। लेकिन अभी भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि उसको एक पूरे के पूरे टाइम फ्रेम में लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, 10 साल 12 साल। तो हम अभी भी जिस किसी को प्रोड्यूस करेंगे, एक लंबे समय में प्रोड्यूस करेंगे, तब वो जो है किसी प्रकार का एंटरप्रेन्योर बनने लायक या ऐसा कुछ हो पाएगा। हमारे लिए एक आवश्यकता शायद ये है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स है, उसको हम कैसे इस तरह से इनोवेट करके और लगा सकें कि वो हमारे लिए जो है प्रोडक्शन इंस्टेंटली शुरू कर दे। पिछले 5 महीनों में जब ये हमारे पास लॉकडाउन हुआ, शुरुआत में तो 45 दिन के लिए बहुत ही स्ट्रांग लॉकडाउन था, किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। उसके बाद भी लोग जब गांव गए, तो आज वो अपने आप को, आधे लोग जो है वो गांव में ज्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। इसके माने हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, लोग उसमें न जाकर के गांव में सेटल हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि वहाँ ज्यादा अच्छी चीजें और ज्यादा अच्छी सुविधाएं या ज्यादा अच्छा सेटलमेंट उनके लिए। अगर ऐसा है भी, तो हम इसी के चारों तरफ एक ऐसी नीति बनाए ना कि जहां के ऊपर हमारे गांव में लोग रह रहे हैं, हम उनसे वहीं से प्रोडक्टिविटी शुरू करवा दें। और सबसे पहले प्रोडक्शन जो है, हम इस चीज का शुरू कराएं कि जो भारत की अपनी जरूरतें हैं, हमारी अपनी ही बहुत सारी जरूरतें हैं। कपड़ा जरूरी नहीं कि फैक्ट्री में बने तभी काम चले। हम हो सकता है जो खादी का पुराना हमारा चला आ रहा है, तो आप खादी भंडार में जाइए, आपको हजारों चीजें मिलती हैं हमारे डे टू डे यूज के लिए। हम कह रहे हैं उसी खादी को इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस नीति की बात कर रहे हैं अभी अजय प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि क्या नीति में कमी है, नियत में कमी है? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि सैन्य शक्ति को किस तरह से मजबूत भारत में किया जाता है, बॉर्डर पर किस तरह से सैन्य शक्ति को बढ़ाया जाता है, और न सिर्फ बॉर्डर पर ही बल्कि अगर हम हवाई शक्ति की बात करें, बाकी तमाम चीज़ों की भी अगर हम बात करें, तो किस तरह से हम अपने आप को मजबूत करते हैं, भारत को मजबूत करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं और उस बीच अपने आत्मनिर्भर भारत को बल देना, इसे किस तरह से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि इसका फायदा अभी नहीं तो आने वाले कुछ वक्त में मिलेगा?
देखिए, सबसे जो प्रॉब्लम वाली जो चीज है वो पॉलिसीज या जो गाइडलाइंस हैं या जो नीति हैं उनकी कमी नहीं है भारत में। भारत में जो समस्या है वो ये है कि शॉर्ट साइटेडनेस की है। क्योंकि देखिए, आज देश पे संकट है तो हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए कि भारत में इस तरह के संकट पहले नहीं आए थे। देखिए, हमारी जो आप साइबर अगर आप हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी देखें तो भारत नंबर 1 पे है। जैसे अभी एक पैनलिस्ट साहब ने बताया कि हम आईटी सेक्टर में अव्वल हैं पूरे विश्व में। तो कोई वजह नहीं बनती कि हम एक तेजस जैसा एयरक्राफ्ट हमको इतने साल लग जाते हैं। सन 80 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तो हमारी जो ये लॉपसाइडेड पॉलिसीज हैं या जो शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज हैं, हमें उनको एक स्ट्रेटेजिक विजन देना पड़ेगा और हमें उसको एक लॉन्ग टर्म मेजर के तौर पे लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरह का पैसा हम अपने जो इंपोर्ट है, आर्म्स इंपोर्ट, भारत में कम से कम 12% जो वर्ल्ड का इंपोर्ट है वो भारत करता है और 68% रशिया से करता है। तो आप ये देखिए कि हमारा जो सरमाया है, जो कैपिटल है, वो कितनी बाहर चली जाती है। जबकि हमारे देश के अंदर इस तरह के वैज्ञानिक, इस तरह का लोग, इस तरह का ब्रेन और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो नेशनलिज्म जो है इस फील्ड में, उसको थोड़ा सा हमें अवेकन करना पड़ेगा और ये कंसिस्टेंट अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि आज चीन हमारे बॉर्डर पे मंडरा रहा है तो हम आज आत्मनिर्भर की बात करते हैं और जैसे ही ये चीज खत्म हो जाएगी उसको इसके बाद ठंडे बस्ते में बिल्कुल, अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो इसका निरंतर प्रयास करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारत चीन को लगातार जवाब दे रहा है। भारत लगातार चीन की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं चीन पर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि चीन बौखला के आए। एक तरफ बातचीत करने की बात करता है तो दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि घुसपैठ करने की कोशिशों को भी पूरी कोशिश से अंजाम दे रहा है। यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत में किसी भी तरह से घुसपैठ की जा सके, लेकिन भारतीय सेना डटी है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।